आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं झारखंड टीएनए एग्जाम सेकेंड राउंड जो आपका नवंबर में होना है, उसके लिए सिलेबस आधारित एमसीक्यू टेस्ट। ठीक है, और ये जो आपका क्लास है विज्ञान का महा मैराथन क्लास आज होने वाला है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छपेंगे। यहाँ से यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो में लेकर के आऊं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे साथियों, ये जो क्लास है आपका सिलेबस आधारित क्लास है। कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, लेकिन इसी टाइप के प्रश्न जो है छपेंगे। यहां से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्नों को करने के लिए एक अनुभव मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं। भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? ठीक है, तो यहां पर प्रश्न हम लोग करेंगे। भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये जो है मुंगेर में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट हम लोग करेंगे ये वाला। वर्षा जल की कमी होने पर होता है, मतलब वर्षा जल की यदि कमी हो जाए तो क्या होता है प्यारे साथियों? तो यहाँ पर देखिए, सूखा होता है या बाढ़ होता है या दोनों होता है या इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सूखा हो जाएगा। वर्षा जल की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन एक आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद है पृथ्वी पर जल की प्रतिशत मात्रा है। पृथ्वी पर जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगा प्यारे साथियों? 71%, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे नेक्स्ट ये वाला। ठीक है, देखिए कह रहा है कि खारा पानी पाया जाता है, निम्न में से खारा पानी कहाँ पाया जाता है? नदी में, समुद्र में, तालाब में या नलकूप में? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा, समुद्र में। क्योंकि समुद्र के झांग से आपको पता है कि वाष्पीकरण क्रिया द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? नमक प्राप्त किया जाता है। यानी कि समुद्र का जल जो होता है खर्रा होता है, नमकीन होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? प्यारे साथियों, यहाँ पर है कि किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात हो रही है, याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ आपके लिए मैं दे रहा हूँ, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा आपका, वन में खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। वन में खाद्य श्रृंखला का उदाहरण क्या है प्यारे साथियों? तो खाद्य श्रृंखला का उदाहरण बताइएगा। सांप है, मेढक है, कीट है, घास है, गरुड़ है। तो इसको यदि सजा दें तो यहाँ पर देखिए, मेढक जो है सांप खाएगा? नहीं खाएगा, पहला ऑप्शन गलत। घास, बाघ, हिरन। बाघ घास खाएगा, ये सही है, लेकिन हिरन बाघ को नहीं खाएगा, यही गलत है। यानी कि ऑप्शन 2 भी गलत हो जा रहा है। घास, हिरन, बाघ। देखिए, घास, हिरन घास को खाता है, सही बात है, और बाघ हिरन को खा सकता है। यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा, वन में खाद्य श्रृंखला का उदाहरण। ठीक है, चलिए अगर पहला वाला को सजा दें तो ये कैसे हम लोग इसको सजाएंगे ताकि वन में खाद्य श्रृंखला का उदाहरण बन जाए? 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर घास 4 नंबर में है। घास को कौन खा सकता है? कीट खाएगा, तो कीट 3 नंबर में है, 3 लिख दीजिए। इसके बाद कीट को कौन खाएगा? मेढक खा सकता है, 2 नंबर में। इसके बाद मेढक को सांप खा सकता है, 1 नंबर, और सांप को गरुड़ खाएगा, 5 नंबर। यानी कि इस तरह से आप इनको सजाएंगे तो ये भी एक वन खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा, आहार को प्राप्त करना और ग्रहण करना कहलाता है। मतलब आहार को प्राप्त करना और ग्रहण करना क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा
अंत ग्रहण, याद रखिएगा अंत ग्रहण हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। स्वांगीकरण नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, पाचन भी नहीं होगा, ठीक है, केवल प्राप्त करना कर रहा है। चलिए प्रश्न है, दांत के कितने प्रकार होते हैं सरकार, दांत के कितने प्रकार होते हैं गुरुजन? आपको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं तो आपको ये सब प्रश्नों को करने तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि हम लोग वहां प्रश्न को कैसे करेंगे। दांत के कितने प्रकार होते हैं, केवल यहाँ जज करना है। हम ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा रहे हैं, आपको केवल जज करने के लिए यहाँ प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस सेट को जरूर कीजिए। देखिए दांत के कितने प्रकार है, तो दांत के प्रकार जो है आपका 4 प्रकार का दांत होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का दांत होता है। वो कौन कौन होता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। देखिए भोजन को काटने वाले दांत को क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 प्रकार का दांत का नाम दिया है। देखिए कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक, ठीक है। अब यहाँ पर काटने वाले दांत कौन होते हैं? भोजन को काटने वाले दांत तो वो होते हैं कृंतक, याद रखिएगा ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न करेंगे प्यारे साथियों, लार मंड को बदलता है। लार जो है वो मंड को किस में बदलता है प्यारे साथियों? लार जो है स्टार्च में बदलता है मंड को, तो या स्टार्च जो है ग्लूकोज का ही एक रूप होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, कहाँ होता है? तो वसा का पाचन जो है ना वो कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है प्यारे साथियों? बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, करा कि तापमापी यंत्र को कहा जाता है। तापमापी यंत्र जो होता है प्यारे साथियों उसको क्या कहा जाता है? तो तापमापी यंत्र को प्यारे साथियों थर्मामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मामीटर। दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से, ठीक है। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट, थर्मामीटर में भरे जाने वाला द्रव पदार्थ, मतलब थर्मामीटर जो होता है वो ताप मापने के लिए काम आता है, लेकिन उसमें क्या भरा जाता है द्रव के रूप में? तो वो भरा जाता है पारा। क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ब्रोमीन। याद रखिएगा ब्रोमीन धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि एक धातु का नाम बताओ जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो हो गया सोडियम, ठीक है। और ये सबसे क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर भी रखा जाता है, क्योंकि नम वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबाकर रखा जाता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक अधातु के नाम बताओ जो क्या होता है प्यारे साथियों? तो वो होता है विद्युत का सुचालक, तो उसका नाम है ग्रेफाइट, ठीक है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। इसके बाद प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है प्यारे साथियों? याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि सेल्सियस में न पूछा जाए तब कितना होता है प्यारे साथियों? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और ये हुआ सेल्सियस में। यदि केल्विन में पूछ दिया जाए तो मनुष्य के सामान्य तापमान केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है प्यारे साथियों, 310 डिग्री केल्विन होता है। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। प्रश्न है कि प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली पदार्थ थर्मामीटर का परिसर होता है। समझिएगा प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले थर्मामीटर का परिसर में होता है, मतलब कितना मान होता है परिसर में जो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में, तो उसका माप जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन 1 मार दीजिएगा करेक्ट। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ठोस पदार्थ में
उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस पदार्थ में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो देखिए, ठोस पदार्थ का बात हो रहा है तो उसको बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। यदि द्रव में पूछा जाता उष्मा का चालन तो उसको बोलते हैं संवहन। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गैस में उष्मा का स्थानांतरण, गैस में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? गैस में पूछा जा रहा है तो गैस में जो है विकिरण हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है कि द्रव में उष्मा का स्थानांतरण, तो आपका क्या होगा? यहाँ पर संवहन हो जाएगा। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे, जिस पदार्थ से उसका चालन नहीं होता, यहाँ पर देखिए उष्मा लिखना चाहिए तो लिखा गया है उसका, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसको देख लीजिएगा। क्या होगा यहाँ पर? उष्मा हो जाएगा प्यारे साथियों, उष्मा हो जाएगा। ठीक है, जिस पदार्थ से उष्मा का चालन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उष्मा का चालन नहीं होने वाला, तो उष्मा का जो चालन नहीं होता है उसको बोलते हैं उष्मारोधी। क्या बोलते हैं? उष्मारोधी। याद रखिएगा, ऑप्शन 3 नंबर आपका करेक्ट होगा। करा कि समय का मात्रक होता है, किसका मात्रक? समय का मात्रक। प्यारे साथियों, समय का मात्रक होता है, क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। दाब का मात्रक पास्कल होता है, याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सा है? वेग है या दूरी है या समय है या विद्युत धारा है? मेरे साथियों, सदिश राशि जो होता है इसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होता है, यानी कि वेग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक है, चाल का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा प्यारे साथियों। चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी है, लेकिन वो बड़ा मात्रक है, छोटा मात्रक यहाँ पर मूल मात्रक हम लोग इसको बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड को। प्रश्न है, रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। समझिएगा प्रश्न, रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए कि क्या होगा। समझिएगा, देखिए 6 किलोमीटर की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है और रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है। मतलब, कहने का मतलब कि 30 मिनट समय लेता है रवि, तो वो स्कूल पहुंच जाता है या स्कूल से घर पहुंच जाता है। तो 6 किलोमीटर है दूरी स्कूल और घर के बीच की दूरी, तो यानी कि 30 मिनट में कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए इसको। किसमें बताइए? चाल को, साइकिल के चाल को, रवि के साइकिल की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा काची, चाल निकालना होगा। और चाल बराबर आपको क्या होता है? चाल बराबर आपका पता है कि क्या होता है? दूरी गुने समय होता है। तो दूरी गुने हम लोग लिख लेंगे समय। ये हो गया चाल बराबर। समझेंगे एक बार, देखिए चाल बराबर अगर लिखना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ये गलत है, गलत लिखा गया। दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। थोड़ा सा लिखने में हमसे मिस्टेक हो गया, इसके लिए हम क्षमा का प्रार्थी हैं। ये वाला फॉर्मूला आपका होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं भी चाल लिखा हुआ रहता है तो देखे होंगे किलोमीटर प्रति घंटा चाहे मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर क्या हुआ? दूरी, और सेकेंड क्या हुआ? समय। तो दूरी बटे समय। यहाँ भी किलोमीटर क्या है? दूरी, और एच मतलब घंटा, घंटा क्या है? समय है। तो दूरी बटे यहाँ भी समय हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर चाल क्या है? दूरी कितना दिया गया है? 6 किलोमीटर। समय कितना दिया है? 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला किलोमीटर में है और नीचे वाला क्या है? ये आपका मिनट में हो गया। तो इसको भी घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या करना होगा? भाग मारना होगा।
30 दूना 60 कर दीजिएगा, 1/2 आएगा, यानी कि 6 गुने 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ के बनने के रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ के बनने के साथ कौन सी घटनाएं हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ जब बनता है तो उसमें कौन सी घटना हो सकती है? रंग में परिवर्तन हो सकता है, या ध्वनि उत्पन्न हो सकता है, या उसका निष्कासन हो सकता है। उसका लिखा गया यहाँ पर उष्मा होगा, क्या होगा? उष्मा होगा, उष्मा का निष्कासन हो सकता है। तो ये सभी चीज हो सकता है, तीनों हो सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया है, मतलब जो लोहा पर जंग लगता है प्यारे साथियों, वो कौन सी प्रक्रिया होता है? भौतिक अभिक्रिया, या रासायनिक अभिक्रिया, या रवाकरण अभिक्रिया, या उपयुक्त सभी। तो लोहा पर जो जंग लगता है वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, याद रखिएगा प्यारे साथियों। प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने से बचाया जा सकता है, मतलब लोहा को जंग लगने से बचाया जा सकता है, क्या करके बचा सकते हैं? रंग करके, यसद लेपन करके, दूसरी धातुओं के परत चढ़ा करके, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर होगा, ठीक है। रंग करके मतलब पेंट करके भी आप लोहे को जंग से बचा सकते हैं, यसद लेपन करके बचा सकते हैं, दूसरी धातु का परत चढ़ा करके कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे ये वाला, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, देखिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें कौन सा नहीं है? वो है मिट्टी। कौन सा नहीं है? मिट्टी नहीं है प्यारे साथियों। बाद बाकी सूर्य का प्रकाश भी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, ये तीनों चीज चाहिए, मिट्टी नहीं चाहिए। प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में कीट भक्षी पौधा है, सुनिए, कीट भक्षी पौधा जो कीटों को भक्षण करता है आहार के रूप में, उसको कीट भक्षी बोला जाता है। तो उसका नाम है घटपर्णी, या पिचर पौधा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न है कि जो पौधे अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है? जो पौधे या अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दूसरे पौधों या अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है, विषम पोषी नहीं कहा जाता है। विषम पोषी जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, मानव है, जानवर है, ये सब विषम पोषी है। स्वयं पोषी पेड़ पौधा होता है क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाता है। कीट भक्षी जो कीटों का भक्षण करता है आहार के रूप में, उसको कीट भक्षी बोला जाता है। प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु खाली जगह फसलों की जड़ों में पाया जाता है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, टीएन एग्जाम के लिए। राइजोबियम नामक, देखिए राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वो क्या करता है? तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मिट्टी में, याद रखिएगा। कौन सा पूछा जाएगा कि कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है मिट्टी में, तो उसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दलहनी पौधा। दलहनी पौधा के जड़ में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, याद रखिएगा। प्रश्न है आपका नेक्स्ट, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो स्वयं पोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न आपका बनता है कि पौधों का रसोई घर है, पौधों का रसोई घर क्या है प्यारे साथियों? तो उसका नाम है रसोई घर पतई होता है, क्योंकि पेड़ पौधा का भोजन पतई में तैयार होता है। इसके बाद यहाँ आपका आज का क्लास एंड होता है, ठीक है। इतना ही था प्रश्न आज के क्लास में। आप लोगों का ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए एक
ऊर्जा प्राप्त हो। ठीक है, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक तरह से ऊर्जा आता है ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।